हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो फिफ्थ चैप्टर है, मानव संसाधन। ठीक है। अगर देखा जाए तो कुछ अध्यायों में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। तो उसमें हम लोग मानव का भी कुछ हस्तक्षेप पढ़ा था और प्रकृति का भी जो हस्तक्षेप जितने भी तरह के हैं संसाधन में वो पढ़ा था। तो ये चैप्टर जो आप लोग का दिया है, ओनली दिया है मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब होता है, कह सकते हैं कि मानव एक तरह से संसाधन का एक अभिन्न अंग है। एक तरह से जितने भी प्रकार के संसाधन है, संसाधन क्या है? हमारे आसपास जितने भी हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने की वस्तुएं हैं, वो सब एक तरह से क्या है? संसाधन है। तो मानव संसाधन, उसमें से मानव जो है एक अभिन्न अंग है। मानव एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन में से एक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव संसाधन। तो आइए देखते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़ा संसाधन होता है। कैसे कह सकते हैं कि अगर मानव ही ना रहे तो कोई भी वस्तु क्या एक संसाधन का रूप हो सकता है? नहीं। तो मानव ही एक राष्ट्र के सबसे बड़ा संसाधन में से एक रूप होता है। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। प्रकृति का देन, प्रकृति से जो हम लोग को मिलता है, ठीक है, उस समय तक महत्वपूर्ण होता है जब तक लोगों के लिए उपयोगी ना होती हो, तभी तक वो एक संसाधन के रूप में उपयोगी होता है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं मतलब, अगर लकड़ी, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हो, लकड़ी एक संसाधन कैसे हो सकता है? हम लोग उसे काट के फर्नीचर का टेबल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, बेड बनाते हैं, तभी ना एक संसाधन का रूप होता है। तो अगर हम उसका कुछ यूज ना करें तो क्या वो एक संसाधन है? नहीं है। इसे हम लोग के लिए कोई तरह से एक संसाधन वो है? नहीं है। तो जब हम उसकी आवश्यकता या फिर उसकी योग्यता से उसे परिवर्तित करते हैं अपने संसाधन के रूप में, तब वो एक संसाधन कहलाता है। इस प्रकार मानव संसाधन की अंतिम संसाधन है, और ये कह सकते हैं कि इसी तरह से एक सर्कल से मानव जो है सो एक संसाधन का रूप होता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं की अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। स्वस्थ, शिक्षित, स्वस्थ का मतलब हो गया जो पूरी तरह से बॉडी में फिट हो, अपने शरीर को फिट रखता हो। शिक्षित मतलब इसके पास नॉलेज हो। और अभिप्रेरित, अभिप्रेरित का मतलब जिससे वो प्रेरणा मिलता हो उसको। ठीक है। लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अपनी आवश्यकता के लिए अलग अलग प्रकार के संसाधन का निर्माण करता है, परिवर्तित करते हैं। आगे है कि अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अन्य संसाधन का रूप अगर देखा जाए, दूसरे संसाधन के तौर पर अगर देखा जाए, तो मानव एक तरह से विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। एक समान हर जगह मानव नहीं मिलेगा। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग, वे एक दूसरे से भिन्न है। मतलब ये शैक्षिक स्तर मतलब शिक्षा का जो उसे ज्ञान होता है, तो अगर भारत में कुछ और है तो दूसरे देश में कुछ और है, दूसरे देश में कुछ और है। तो हर एक देश में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उससे क्या है? भिन्न है, अलग अलग है। उसकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। उसकी संख्या और लक्षण, उसकी संख्या मतलब यहाँ पे कुछ और संख्या है। अगर 10,000 आदमी है तो कहीं 5,000 आदमी, कहीं 2,000 आदमी है। तो शिक्षित, संख्या और लक्षण, यहाँ का जो आदमी व्यक्ति है उसका कुछ और तरह का कार्य करने का लक्षण है, वहां किसी और तरह का कार्य करने का लक्षण है। तो वो बदलते रहता है। यहाँ देखिए आप लोग का दिया है जानकारी के लिए, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास में लोगों को शिक्षित, पहले क्या था, सब अशिक्षित था, तो उसे अपने कानून के बारे में ज्ञान नहीं था, जिससे लोग जो गलत कर बैठते थे। अभी कानून का ज्ञान है सबको, तो कोई तरह का गलत काम नहीं करता है। इस योजना का उद्देश्य संभव और मौजूदा रोजगार अर्जियों को गुणवत्ता प्रतिशत प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल विकसित को प्रेरित करना है। मतलब इस योजना से क्या है, लोगों को एक रोजगार देते हैं जिससे उसे कार्य करने का प्रेरणा मिलता हो। ठीक है, जिससे वह रोजगार करके अपना जिंदगी जीवन यापन कर सके। तो वही एक योजना था जो था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें देखिए आपका है, इनका कहना है मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1,000 लोग हैं। अपने आपके विचार से विश्व में कितने लोग होते होंगे? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं।
1 अरब से कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? तो ये कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना है जनसंख्या वितरण। क्या पढ़ना है? जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या वितरण क्या है? जनसंख्या वितरण का होता है मतलब कि जनसंख्या को बांटा गया है, जो वितरण किया गया है इसका, भागों में बांटा गया है, उसके बारे में, ठीक है। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। भूपृष्ठ का मतलब होता है भूमि पर, ठीक है। भूमि पर जिस प्रकार लोग फैले हैं, एक जगह दूसरी जगह जिस तरह प्रकार फैले हैं, उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। जनसंख्या वितरण का मतलब, वितरण मतलब अभी मैंने बताया, वितरण का मतलब होता है बांटना। तो कुछ क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, दूसरे क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, तीसरे क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, चौथे क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं। तो हर एक जगह क्या है? जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या को बांटा गया है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ पर लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व की जनसंख्या को देकर देखा जाए तो 90% से अधिक भाग, 90% से ज्यादा जनसंख्या है भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। मतलब 90% जनसंख्या 30% भूमि पर ही निवास करता है। आप सोचिए कितना ज्यादा आदमी रहता है एक जगह पे। विश्व में जनसंख्या के वितरण अत्यंत असमान है। अगर पूरे विश्व का डाटा अगर देखा जाए तो जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान पाया जाता है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे और कुछ क्षेत्र विरल बसे क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हैं, तो कुछ क्षेत्रों में बहुत कम दूरी दूरी पर लोग हैं, बहुत कम मात्रा में लोग देखने को मिलते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्व उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। ये सब जो क्षेत्र है वो क्या है? घने बसे, मतलब वहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या है, इसीलिए। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विश्ववित्तीय घानों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। अगर देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, मरुस्थल क्षेत्र जो है, राजस्थान जैसे है, तो उन क्षेत्रों में, पर्वतों में, विषुवत वनों में बहुत कम लोग देखने को मिलता है। जनसंख्या वहाँ का बहुत विरल देखने को मिलता है। क्यों? वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पर दूसरा कारण है जिसके कारण वहाँ पे देखने को मिलता है। आगे है विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त अगर देखा जाए, विषुवत वृत्त जो रेखा है भारत के मानचित्र पे, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो क्या है? दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। कारण यही है, हमने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ाया था कि उत्तर जो उत्तरी मैदान जो वहां पर जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण जलोढ़ मृदा भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा जलोढ़ मृदा है। उसमें सबसे ज्यादा खेती होता है। तो कारण जहाँ पे ज्यादा खेती होगा वहीं लोग ज्यादा बसेंगे। अगर हम एग्जाम्पल ले हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा था? सिंधु नदी किनारे। वो नदी के किनारे ही क्यों बसा? कारण है, कारण ये है कि नदी किनारे उसे फसल उपजाने में सहायता मिलता है, जानवर को पाल पोषने में सहायता मिलता है नदियों के द्वारा, और बहुत सारा क्रियाओं से अगर देखा जाए तो नदी बहुत ज्यादा सुरक्षित है। तो वही कारण है कि उत्तर में बहुत ज्यादा लोग बसे थे, क्योंकि वहां पे जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व का कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या, जितना जनसंख्या 100% में अगर देखा जाए, कुल जनसंख्या मान लीजिए 100% है, ठीक है। तो 100% में 3/4 लोग, 3/4 मतलब अगर हम एक का 4 भाग करेंगे, मान लीजिए इस कॉलम का हम 4 भाग किए, ठीक है। तो ये जो 3/4 भाग का जो लोग है वो कहाँ पे है? 1/4 का भाग को छोड़ के बाकी 3/4 का भाग केवल एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप में हम लोग आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में अमेरिका आता है। तो इन क्षेत्रों में ही ज्यादा लोग रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। विश्व का 60% जो लोग हैं वो केवल कितने? 10 देशों में रहते हैं। मात्र 10 देश, 290 देशों में मात्र 10 देशों में जो है सो 60% लोग रहते हैं। बाकी जो दूसरे देश हैं उसमें 40% लोग रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, और एक देश में 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है। भारत में कितना आबादी है? अभी अभी है भारत में 140 करोड़ आबादी। आगे देखिए, ये आपका डाटा दिया है जनसंख्या मिलियन में, जनसंख्या मिलियन में दिया है। जापान का कितना है, रूस का कितना है, नाइजीरिया का, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएस, भारत, चीन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मान लीजिए जनसंख्या में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कितना है? चाइना का है। फिर आता है दूसरा नंबर में भारत आता है जनसंख्या में। अभी तो अगर डाटा अभी का प्रेजेंट का डाटा देखा जाए तो भारत चीन को पीछे छोड़ दे रहा है जनसंख्या में।
ठीक है। तो आगे देखिए, अब है जनसंख्या घनत्व। क्या पढ़ना है? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या है भाई? आइए देखते हैं। पृथ्वी भूपृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं, उसमें से क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या जो है, उसमें एक तिहाई जनसंख्या जो है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। समान रूप से एक प्रति वर्ग किलोमीटर के व्यक्त किया जाता है। समान रूप से अगर देखा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया गया है। हर क्षेत्र में, हर 1 किलोमीटर के एरिया में एक सीमित जनसंख्या बसा हुआ है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण पूरे विश्व में जो पूरे विश्व का जो संपूर्ण जनसंख्या जो है, ठीक है, उसका 51% जो व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। 51 घनत्व 51 प्रति व्यक्ति, एक किलोमीटर में 51 व्यक्ति रहता है, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है डाटा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। सबसे ज्यादा कहाँ है? दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। दक्षिणी पूर्व एशिया में आ जाता है आपका चाइना और भारत। आगे देखिए, ये दिया है आप लोग का एक डाटा कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। अब आगे है आपका, ये जो बात कर रही है क्या है, देखते हैं, आइए देखते हैं। ये कह रहा है, लड़का कह रहा है, जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है। जब कक्षा में, क्लास में जब पूरे 30 विद्यार्थी जब प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? क्लास पूरा भरा भरा दिखता है। लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्षा खुला और खाली दिखाई पड़ता है। और सभा, जहाँ पे पूरे छात्र एक साथ बैठते हैं, वहां जब ये 30 बच्चा बैठता है तो लगता है पूरा खाली खाली थोड़ा सा लगता है, क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है। और सभा, इनका कहना है कि सभा का जो आकार होता है क्लास के आकार से बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन की भरा हुआ दिखाई देने लगता है। और जब सभा भवन का सभी विद्यार्थी क्लास में आ जाता है तो वही विद्यार्थी पूरा क्लास में पूरा भरा भरा देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? जनसंख्या को कौन कौन से प्रभावित करते, कौन से कारक? तो इसमें आपका सबसे मुख्य कारक जो है वो आपका हो गया प्रवास, जो हो गया आपका स्थलकृति, जलवायु, रोजगार, बेरोजगार, ये सब, ये आपका एक प्रमुख भौगोलिक कारक है। अब क्या देखिए, भौगोलिक कारक क्या है? भौगोलिक कारक में स्थलकृति आ जाता है। स्थलकृति में आपको सीधा हम बता देते हैं। स्थलाकृति में लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कारण है कि पर्वतों में हर प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण से उसे मैदानी भागों में बसना बहुत अच्छा लगता है। वहां पे हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, क्योंकि ये खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है वो विनिर्माण, मतलब कि जहाँ पर सामानों को एक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण किया जाता है, और सेवाओं में क्रिया का उत्पन्न होते हैं, और उससे क्रियाओं में, कोई भी काम में उसका सेवा उत्पन्न किया जाता है। गंगा के मैदान विश्व में सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, अल्पास, हिमालय जैसे पर्वत में विरल बसे हुए हैं। अगर गंगा का क्षेत्र देखा जाए, गंगा का मैदानी क्षेत्र देखा जाए, तो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बसे हुए। कारण यही है कि वहां पे जलोढ़ मृदा, गंगा जो मिट्टी बहा के लाती है वो बहुत ही उपजाऊ लायक होता है, ठीक है। जिस कारण वहां पे घना आबादी में लोग रहता है, अपने फसलों को उपजाता है और अपने व्यापार करता है। दूसरा आपका जो है मुख्य है जलवायु। क्या है? जलवायु। तो आइए देखते हैं। जो लोग समान रूप से चरम जलवायु से अत्यधिक गर्म अथवा अधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अटलांटिक में रहने से बचते हैं। लोग वैसे जलवायु से रहना बचते हैं जहां पर उसे अपने जान माल की क्षति होती है। जैसे अगर क्या कोई किसी को अगर भेज दे हम कश्मीर में सबसे ऊपर, तो वहां पे रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। किसी को राजस्थान भेज देंगे, राजस्थान में रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो कारण जो है, सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग खराब मरुस्थल में रहना पसंद नहीं करते हैं। अब क्या है आपका? मृदा। क्या है? मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। अगर उपजाऊ मिट्टी ना हो तो क्या उस क्षेत्र में लोग रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो वही है, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। उपजाऊ मृदा जहां पर होता है वहां कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण मृदा में से होता है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हाविन
ही चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान के बसे घने क्षेत्र हैं। ज्यादातर अगर देखा जाए किसी भी देश में अगर जनसंख्या बसा हुआ है तो वो कोई कहीं ना कहीं एक तरह से वो नदी के किनारे ही बसा हुआ है। एग्जाम्पल में गिरिडीह लें तो गिरिडीह उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कारण कहीं दूसरी जगह तो बस सकता था, कारण यही है कि उस नदी से लोगों को फसलें उपजाने में सहायता होती है, लोगों को अन्य प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो नदियों से उसे मिलता है। आगे है आपका जल। जल भी एक भौगोलिक कारक में से महत्वपूर्ण कारक में से एक है। कारण यही है जल, अगर किसी क्षेत्र में जल नहीं हो तो क्या उस क्षेत्र में लोग रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। वहां से लोगों का प्रवास हो जाएगा, मतलब उस जगह छोड़कर उस जगह को दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यही कारण है जल में देखिए लोग उन क्षेत्रों में रहने में प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवनीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। अलवनीय, लवणीय क्या है? समुद्र में जो जल मिलता है वो लवणीय है, जिसमें खारा पानी है। अलवनीय जिसमें जो हम लोग मीठा पानी पीते हैं, हम लोग नॉर्मली चापाकल, बोरिंग वोरिंग वगैरह से जितना पानी वो निकालते हैं तो उससे जो मिलता है वो आपका अलवनीय पानी हो गया। तो उन जगहों पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ अलवनीय पानी मिलता हो। विश्व की नदी घाटी बसे क्षेत्र जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। देखिए और सारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बसे हुए हैं, लेकिन क्या राजस्थान में ज्यादा लोग बसे हुए हैं? नहीं बसे हुए हैं। कारण है कि वहां पे पानी का कमी है, खेती का कमी है, बहुत दिक्कतें हैं। अभी क्या है, जो आपका चाइना के पास जो डेजर्ट है वो क्या कर रहा है, बायो में अपना लैब में एक पेड़ तैयार किया है, जिसके बाद वो पेड़ों को अपने रेगिस्तान में लगा रहे हैं और रेगिस्तानों में लगाकर वह आने वाले कुछ वर्षों में 10-15 वर्षों में वहां पे घने जंगल बसाने वाला है। तो चाइना तो बहुत अभी हम लोगों से आगे है, हम लोग तो उसके सामने बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आगे जनसंख्या क्षेत्र में तो बहुत आगे जा चुके हैं। आगे है खनिज। खनिज लवण जो मिलता है हम लोगों को, खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र जबकि अधिक बसे हुए हैं। निक्षेप वाले क्षेत्र मतलब जैसे झारखंड में खनिज ज्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सब लोग व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से लोग बेच रहे हैं अपने खनिजों को और पैसा कमा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान और मध्य पूर्वी में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। दक्षिण अफ्रीका में लोग इसीलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ तेल का खदान मिला हुआ है और हीरे मिलते हैं, काले हीरे। आगे देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जो जनसंख्या का जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास होता है उसका, ठीक है। तो आर्थिक कारक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी जनसंख्या में क्षेत्रों आकर्षित होते हैं। जापान, ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। मतलब लोग उन क्षेत्रों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहां पर थोड़ा विकसित हो, जहाँ टेक्नोलॉजी सब कुछ हो, जहाँ पर आर्थिक रूप से रोजगार हो। लोग रोजगार करेंगे ना, अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो लोग खाएंगे क्या? तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? रोजगार का कुछ अवसर चाहिए। तो वो फैक्ट्री जहाँ होता है उसके आसपास में बहुत ज्यादा लोग बसता है। आगे है आपका सांस्कृतिक कारक। क्या है? सांस्कृतिक कारक धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। धर्म, अगर मान देखिए आपका, अगर हम तमिलनाडु का एग्जाम्पल लें तो तमिलनाडु रामेश्वरम वहां पे है, तो उन रामेश्वरम तो बहुत एक छोटा मोटा समझ सकते हैं कि द्वीप पर है, तो वहां पे उतने जनसंख्या में लोग क्यों है? कारण है वहां पे मंदिर है उतना बड़ा, लोग वहां टूरिस्ट वहां जाते हैं पूजा वूजा करने के लिए। इसके बाद वहां पे रोजगार मिलता है, उन लोगों को पैसा मिलता है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बसे हुए हैं। तो धर्म के सांस्कृतिक रूप से भी लोग एक दूसरे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। देखिए वाराणसी, एथुसलम और वेटिंगन सिटी के कुछ उदाहरण है। इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से बहुत कुछ मंदिर हैं, धर्मस्थल हैं, इसके कारण वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं। अब है आपका सामाजिक कारक। क्या है? सामाजिक कारक अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे क्षेत्र में, उदाहरण के लिए पुणे। मतलब लोग उस जगहों पर भी ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे उसके बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिले, अच्छा हॉस्पिटल हो, मतलब कि स्वास्थ्य के लिए सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो, तो उन क्षेत्रों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आगे देखिए जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है? जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान में बसने वाले से जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य है। एग्जाम्पल में कोरोना काल में क्या है, शहर में भी इतने लोग दिखते हैं, कोरोना काल में उतने लोग कहाँ गए थे? कारण ये है कि जो शहर में लोग बसे हैं कहीं ना कहीं वो जाके गांव से ही वहां पे अपने रोजगार के लिए बसे हुए हैं।
तो जनसंख्या परिवर्तन एक बीमारी के आने से जनसंख्या वहाँ का जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिला। वहाँ अगर जनसंख्या 10,000 था, तो वहाँ कितना बचा? 2,000 बचा। बाकी 9,000 जनसंख्या गाँव से आए थे, वो गाँव में जाके ठहरने लगे। तो इसी से जनसंख्या परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिखता है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती। विश्व में कभी जनसंख्या एक जगह स्थिर नहीं रहता, बदलते रहता है। यह कई गुना बढ़ गई और चित्र में 6.3 में दिखाया गया क्यों क्यों ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। और जनसंख्या परिवर्तन का एक प्रवासी कारण नहीं होता, एक जन्म और मृत्यु का भी एक कारण होता है। एक साल में उस स्थान में कितने लोग मरे, कितने लोग जन्मे, उससे भी जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की संख्या धीरे-धीरे बढ़ बढ़ी है। अगर देखा जाए मानव इतिहास में, मानव के कुछ पुराने इतिहास देखा जाए, तो 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ी है। सन 1800 तक बहुत ज़्यादा जनसंख्या तेज़ी से वृद्धि हुआ है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग जन्म लेते हैं और जितना संख्या में जन्म लेते हैं, उतना ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे मरते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उच्च स्वस्थता स्वस्थ सुविधाएं नहीं थी। कारण यही है, मरने का कारण ये है कि वहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य के अस्पताल नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर नहीं है, तो ये एक कारण है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि योगा कीजिए, सुबह-सुबह उठ के दौड़िए, उससे आपका शरीर फिट रहेगा, काम कीजिए, तो ये सब कुछ अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हो जाता है। आप कभी देखिएगा कि आपके घर में जो खाना बनाते हैं या फिर वैसे लोग जो सुबह उठ के अपना नित्य काम करते